हेलो एस्पिरेंट। आज हम यूजीसी नेट हिंदी नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के लिए जो वन लाइनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तसी ने किया था। ये हम सभी को पता है कि हिंदी में हिंदी साहित्य का निर्माण नहीं हुआ था। सबसे पहले जो फ्रेंच विद्वान थे उन्होंने हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, फ्रेंच में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था। तो इनका नाम पूछा जाता है कि इनका नाम क्या है, गार्सा द तसी, और इनका जो पहला इतिहास है उसके बारे में पूछा जाता है कि वो किस भाषा में लिखी थी। तो वो फ्रेंच भाषा में लिखा गया था और उसके नाम थे इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी रखा गया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, इसे याद रखिएगा कि इससे आपको 2-3 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। जैसे सबसे पहला इतिहास किसने लिखा था, तो फ्रेंच विद्वान गार्सा तसी ने, और उसकी लैंग्वेज जो थी वो फ्रेंच भाषा में उन्होंने लिखा था। और उस पुस्तक का नाम क्या था, उस इतिहास का नाम था इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो ये पुस्तक जो थी वो 2 भागों में विभक्त थी, जिसका प्रकाशन क्रमशः 1839 तथा 1847 में हुआ था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो पुस्तक थी वो 2 भागों में विभक्त हुआ और इसका प्रकाशन 1839 और 1847 में हुआ था। उसके बाद आगे देखें तो यह ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट जितने भी थे मैंने बता दिया आपको। सिर्फ इतना याद रखने से हुआ आपको कि ये पेरिस से मुद्रित होती है, बस होती थी। उसके बाद देखिए कि इस्तवार द ला लिटरेचर एंड हिंदुस्तानी द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गया था, जिसका प्रकाशन 1871 में हुआ। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इतना नाम पूछा जाएगा और उससे ज़्यादा कुछ नहीं आता इसमें। तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए कि इसमें हिंदी और उर्दू के अनेक कवियों का वर्णन अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले वर्णों के अनुसार, क्रम के अनुसार साहित्य किसने लिखा था, इतिहास किसने लिखा, तो वो आपके फ्रेंच विद्वान गार्सा द तसी ही होगा। उसके बाद ये ध्यान रखें आप कि अंग्रेजी वर्ण के अनुसार लिखा था, ABCD इस ऐसे, ठीक है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद गार्सा द तसी ने कुल 738 के कवियों को, जिनमें हिंदी के 72 और शेष सभी उर्दू के थे। मतलब इसका मतलब सिर्फ इतना है कि उन्होंने जो इतिहास लिखा था उसमें 738 कवि थे, कवियों को उन्होंने जगह दिया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी के 72 और बाकी सब उर्दू साहित्यकार के कवि थे। मतलब हिंदी के ज़्यादा राइटर्स को उस समय उन्होंने इतिहास में जगह नहीं दी, अपनी पुस्तक में जगह नहीं दी थी। इसके बाद आगे बढ़े तो लक्ष्मी सागर वासने ने तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से प्रकाशन 1952 में करवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाता है कि गार्सा द तासी का जो फ्रेंच इतिहास था उसको हिंदी में किसने अनुवाद किया, तो लक्ष्मी सागर वासने ने 1952 को हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से उन्होंने अनुवाद किया था हिंदी में। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। उसके बाद तासी की पुस्तक इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी यानी उर्दू अर्थ प्रयुक्त होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ला द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह है। तो हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित भाषा काव्य संग्रह, लेकिन ये प्रमाणित नहीं है, तो इसलिए इसके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं गया है अभी तक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ था। उसके बाद देखें तो शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास लिखा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे पूछा जाता है कि शिव सिंह सेंगर ने कौन सा इतिहास लिखा था या उनकी पुस्तक का नाम क्या था, तो शिव सिंह सरोज। हिंदी भाषा में ये दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ रचा। और पहला जो था वो किसने लिखा था, पहला था आपका ये प्रथम ग्रंथ श्री महेश दत्त शुक्ल जी ने लिखा था भाषा काव्य संग्रह 1873। और ये शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास लिखा और इसका प्रकाशन 1883 में हुआ। शिव सिंह सरोज में एक सहस्त्र यानी 838 कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि इन्होंने कितने कवियों को अपने इतिहास में जगह दी, तो 1838 कवियों को इन्होंने अपने इतिहास में रखा है। उसके बाद आगे बढ़े तो सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। तो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि
एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेष अंक के रूप में डॉक्टर ग्रियर्सन ने कौन सा इतिहास की रचना की थी? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और इसका प्रकाशन वर्ष था आपका 1888। ये अंग्रेजी साहित्यकार थे, अंग्रेजी आलोचक थे, ये अंग्रेजी इतिहासकार थे जिन्होंने अंग्रेजी में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा 1888 में बंगाल की पत्रिका। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। बहुत सारे विद्वान इस ग्रंथ को प्रामाणिक मानते हैं और इसी से हिंदी साहित्य की इतिहास की शुरुआत मानते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला ग्रंथ स्वीकार करते हैं। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथों में 952 कवियों को शामिल किया है। डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने डॉक्टर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से अनुवाद किया है। तो इनकी ग्रंथ का अनुवादक जो थे वो डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त जी थे, जिसका प्रकाशन उन्होंने 1957 में किया। इससे पहले कि लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने अनुवाद किया। उसके बाद आगे देखते हैं कि ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि इन्होंने किस आधार पर उस इतिहास को लिखा था। तो काल क्रमानुसार वर्गीकरण करके उनकी प्रवृत्तियों के अनुसार लिखा था। उसके बाद विभिन्न युगों की काव्य प्रवृत्तियों की व्याख्या करते हुए उनसे संबंधित सांस्कृतिक परिस्थितियों व प्रेरणा स्रोतों को उद्घाटन किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं। उसके बाद प्रस्तुत ग्रंथ को विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। तो बहुत ही प्रामाणिक ढंग से उन्होंने इस साहित्य को लिखने की कोशिश की थी और वो कहना गलत नहीं हुआ कि उनको बहुत सफलता भी मिली। उसके बाद आगे बढ़े तो देखिए कि प्रस्तुत ग्रंथ को उन विभिन्न कालखंडों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य का भाषा की दृष्टि से के क्षेत्र निर्धारण करते हुए संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उससे पृथक किया। तो इसमें उन्होंने क्या किया, जो पहले के राइटर्स हिंदी और उर्दू साहित्यकारों को एक साथ रख रहे थे, इन्होंने दोनों भाषाओं की महत्व और विशेषताओं को समझा और दोनों के जो राइटर थे उनको अलग किया, पृथक किया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में किया गया। तो पहली बार इन्होंने हिंदी साहित्य को इस तरह के विकास क्रम को चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य, दरबारी काव्य के रूप में इन्होंने विभक्त किया और उस आधार पर उन समय के कवियों को जगह दी। उसके बाद देखिए तो 16 और 17वीं शताब्दी के युग भक्ति काल को हिंदी काव्य का स्वर्ण युग मानना ग्रियर्सन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना था, तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे। उसके बाद आगे देखिए तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद नामक इतिहास ग्रंथ की रचना की। तो मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की, जिसमें मिश्र बंधुओं में ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन थे। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में विभक्त हुए, जिसके प्रथम 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और चतुर्थ भाग का 1934 में प्रकाशन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। तो ये मिश्र बंधु से क्वेश्चन बनते हैं कि उनके मिश्र बंधु में कौन कौन है। तो गणेश, श्याम और सुखदेव बिहारी मिश्र। और इनके जो ग्रंथ थे मिश्र बंधु विनोद, वो 4 भागों में विभक्त थे। 3 भाग उनकी 1913 में प्रकाशित हुए, जबकि चौथा उनका 1934 में प्रकाशन हुआ। उसके बाद आगे चले तो मिश्र बंधु विनोद में 4591 कवियों का जीवन वृत्त वर्णित है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज्यादा अगर किसी ने अपने इतिहास में कवियों को स्थान दिया तो वो थे मिश्र बंधु। 4591 कवियों को इन्होंने अपनी इतिहास में जगह दी थी। उसके बाद इसमें उनके अज्ञात कवियों को प्रकाश में लाने के साथ साथ उनके साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करने का प्रयास भी किया गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनके अनुसार जो कवि उस समय थे लेकिन बहुत पहले के इतिहासकारों ने उनको अनदेखा कर दिया, तो उनको भी प्रकाश में लाना इनका महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ताकि और साथ ही साथ उस समय के साहित्यिक महत्व को स्पष्ट करना, उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट करना इनका उद्देश्य रहा। उसके बाद देखिए तो मिश्र बंधु विनोद ने कवियों का सापेक्षिक महत्व निर्धारित करने के लिए उनकी 4 श्रेणियां बनाई गई। और उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वोच्च है। ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये जो इतिहास है हम सभी के पास होना चाहिए और होगा भी। तो ये इतिहास जो है मील का पत्थर था हिंदी आलोचना के क्षेत्र में। और इसे आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में प्रकाशित हुआ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पूछा जाता है कि उनकी जो आलोचना पुस्तक थी वो किस नाम से और कहाँ प्रकाशित होती थी। तो नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर जो पत्रिका प्रकाशित होती थी, उसमें हिंदी साहित्य का विकास नाम से 1929 में प्रकाशित हुआ।
उसके बाद हिंदी साहित्य का इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया है। और ये इतिहास आज भी हमारे लिए एक मार्गदर्शक का काम करते हैं और आगे भी करता रहेगा। इसलिए इसे जो शुक्ल जी के विरोधी आलोचक भी हुए, उसे भी अनदेखा नहीं कर सके और इसीलिए आज भी इसकी महत्व बनी हुई है और कोई भी आलोचना करना हो तो इसका आधार लिया जाता है। तो ये एक प्रामाणिक इतिहास है, जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर सकता। ये शुक्ल जी का एक प्रामाणिक इतिहास है और यही वो पुस्तक है जिसने उन्हें वे हिंदी के प्रख्यात आलोचक बन सके।